हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का इस वीडियो में हम लोग सेट 6 पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ दिया जाता है ऐप पे, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाना इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको पीडीएफ इसी वाले सेक्शन के अंदर दिखेंगे। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रणोद कहा जाता है। प्रणोद और कुछ नहीं, बल ही होता है, लेकिन सतह के लंबवत लगने वाला यह बल होता है। जो बल किसी सतह के लंबवत लगता है, जो बल किसी सतह के लंबवत लगता है उसी को प्रणोद कहा जाता है, उसी को प्रणोद कहा जाता है। और जो आप दाब बराबर सूत्र जानते हैं, ये बराबर होता है प्रणोद यानी कि थ्रस्ट बट्टे में एरिया। दाब बराबर बल बट्टे में क्षेत्रफल हम लोग जो बोलते हैं, तो जो बल होता है वो और कुछ नहीं, ये जो क्षेत्रफल होता है इसके लंबवत ही होता है। यानी ये थ्रस्ट और कुछ नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स है ना, परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोते हैं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल काम करता है जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है ना, उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो अगर आप किसी वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उस वस्तु के ऊपर की दिशा में बल लग रहा है। वो जो बल होता है उत्प्लावन बल कहलाता है। और भार आप जानते हो, किसी वस्तु को पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके अपनी ओर खींचती है, उसी बल को भार कहा जाता है। और दाब प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल होता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य डैश है। आपको देखो, विभवांतर दिया गया है, आपको आवेश दिया गया है, आपको आवेश दिया गया है, Q दिया गया है, और आपसे कार्य पूछा गया है। ये जो V है, Q है, W है, इन सब में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन होता है कार्य बराबर आवेश गुने में विभवांतर, W बराबर QV, W बराबर QV। Q का मान है 10 कूलम, Q यानी कि आवेश 10 कूलम, और V है 5 वोल्ट। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो एसआई मात्रक में हम लोग जब सारे मान को डालेंगे तो एसआई मात्रक में ही आपको कार्य मिलेगा, और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो 50 जूल। ए ऑप्शन राइट आंसर। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं, विलयन, निलंबन और कोलाइड। यहां पर विलयन के बारे में कहा जा रहा है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। जैसे कि नमक पानी का घोल है ना, सॉल्यूशन जैसे कि जल और नमक का घोल है, जल और नमक का घोल है, जैसे कि जल और चीनी का घोल है। तो जब भी विलयन के ऊपर सवाल पूछा जाए, सॉल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा जाए, तो आप नमक पानी का घोल याद कर लेना या फिर चीनी पानी का घोल याद कर लेना। तो विलयन के जो कण होते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, तो इससे भी छोटा होता है। विलयन के गुण इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, विलयन के गुण। और इन गुणों को पढ़ने के साथ साथ आप जो है एक एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिए, सॉल्यूशन का, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन जो है अपने माइंड में रखिए और इन सारे गुणों को पढ़िए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। जब आप नमक पानी का घोल तैयार करते हैं तो पूरे मिश्रण का जो खारापन है वो एक समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ज़्यादा नमकीन आपको विलयन लग रहा है, कहीं पर कम लग रहा है। तो ये अपने आप में समांगी मिश्रण होता है विलयन, जैसे कि नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। विलयन के कण का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो नमक पानी का घोल जब आप बनाते हो तो ना तो आपको नमक के कण दिखते हैं, ना ही पानी के कण दिखते हैं।
अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। देखो, जब हम नमक पानी के घोल से प्रकाश को गुजारेंगे ना, तो इनके जो कण होते हैं, इनके साइज इतने सूक्ष्म होते हैं कि गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इसी को बोल सकते हो कि जो विलयन है ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं। विलयन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाते हैं, अर्थात जब विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो उनका पाथ हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर नहीं पाते हैं। नमक पानी का घोल है, क्या आप छान करके पानी से नमक को अलग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। तो विलयन के घटकों को हम छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जब हम नमक पानी के घोल को अगर शांत छोड़ देते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि नमक के कण जो है कुछ समय के बाद नीचे तल में आकर के बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि विलयन जो है ये अस्थायी है। विलयन अस्थायी है, जैसे रेत और जल का मिश्रण है, मिला दो और छोड़ दो कुछ समय के लिए, सारे रेत के कण आकर के नीचे बैठ जाएंगे बर्तन में, तो उसको हम लोग अस्थायी बोलेंगे। लेकिन ऐसा नमक पानी का घोल है उसमें नहीं होता है, चीनी पानी का घोल है उसमें नहीं होता है कि नमक के कण और चीनी के कण जो है नीचे आकर के बैठ जाए बर्तन में, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं अस्थायी मिश्रण। तो विलयन अपने आप में अस्थायी मिश्रण है, और जो विलयन के घटक होते हैं उन्हें हम छान करके अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहते हो नमक पानी को अलग करना तो विधि है वाष्पीकरण। तो अलग अलग प्रकार के विलयन के केस में अलग अलग विधि को अपनाते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। सॉल्यूशन के बारे में है, विलयन के बारे में है। जो विलयन होते हैं ना उसी को हम लोग वास्तविक विलयन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वास्तविक विलयन भी बोलते हैं, है ना, वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसारित करता है। अपसारित करने का मतलब फैला देता है। एक गोलीय दर्पण है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी कि अपसारित करता है, जो उस पर आपतित होती है। यानी गोलीय दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है ना, उसको ये गोलीय दर्पण फैला देता है, अपसारित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा वह दर्पण है जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है, एक बिंदु पर एकत्र नहीं करता है, अभिसरित नहीं करता है, अपसारित करता है? तो अपसारी दर्पण जो है हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर यानी कि अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग मिरर। यहां पर देखो ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, प्रकाश की किरणें जब ऐसे आपतित हो रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखो ये फैल जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जा रही है। तो यह अपसारी दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण। तो प्रयुक्त दर्पण उत्तल है, सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। स्टेटमेंट सही है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं केवल वास्तविक प्रतिबिंब को, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक नहीं होता है, वो आभासी होता है, वो आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। केवल 1 और 2 जो कथन है वो सही है। कौन सा कथन सत्य है पूछा है, तो 1 और 2 दोनों, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का इनमें से कौन सा भाग शल की उपकला से अस्तरित नहीं होता है? शल की उपकला से अस्तरित नहीं होता है। शल की उपकला का मतलब होता है कि जो कोशिकाएं होंगी, शल्की का मतलब होता है कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, फ्लैट होती है। और अस्तरित का मतलब होता है कोशिकाओं की एक से अधिक परत होने वाली है, कोशिकाओं की एक से अधिक परत होने वाली है। जो कोशिकाएं होंगी उनकी एक से अधिक परत होंगी। तो शल्की उपकला जो है अपने आप में एक प्रकार का ऊतक है,
उपकला ऊतक का प्रकार है, शल्की उपकला, और अस्त्रित का मतलब हो गया कि एक से अधिक लेयर्स होंगे कोशिकाओं की, है ना। यहाँ पर देखो मैंने 3 लेयर्स बनाए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अस्त्रित। शल्की का मतलब कोशिकाएं चपटी हैं, और अस्त्रित का मतलब कोशिकाएं जो है कई सारे परतों में है। तो ये आपको त्वचा में मिल जाएगा, मुख गुहा में मिल जाएगा, ग्रसिका में मिल जाएगा। वृक्क नलिकाएं, इनमें जो है देखो सरल घनाभकार एपिथेलियम पाया जाता है। जो वृक्कीय नलिका है, लाड़ ग्रंथि है, इनमें कोशिकाएं जो होती है वो घन के आकार की होती है। इन्हें हम लोग घनाकार एपिथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियम को ही हम लोग हिंदी में उपकला बोलते हैं। काम क्या है? यांत्रिक सहारा, अवशोषण, स्राव ग्रंथि का निर्माण करना। अस्त्रित शल्की एपिथेलियम, जिसके ऊपर सवाल आपसे पूछा गया है, कोशिकाएं कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है। जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोशिकाएं जो होती है वो चपटी होती है। कहाँ कहाँ ये उपकला पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है, त्वचा में और आहार नली, ग्रसिका, फूड पाइप। कार्य क्या है? रासायनिक और यांत्रिक आघातों से सुरक्षा करना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा उपकला है? घनाकार उपकला। ठीक, घनाकार उपकला, है ना। घनाभकार नहीं बोलते हैं, घनाकार बोलते हैं, घनाकार उपकला। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है, वेस्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो है आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है वो याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बनता है। सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बनता है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो आपको याद रखने हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये मुख्य उत्पाद है। जबकि ये दोनों के दोनों जो है ये को प्रोडक्ट है, या फिर वेस्ट आप बोल सकते हो, सह उत्पाद बोल सकते हो। ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, ये दोनों के दोनों। अब यहां पर देखो जल भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जल और ऑक्सीजन में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप हमेशा जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो आपको याद रखने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल ये लेकर चलते हैं और एयर में भी हम लोग यही मान करके चलते हैं। यह स्टेटमेंट सही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब, आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। थोड़ा सा अटपटा जो है स्टेटमेंट है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब होना चाहिए, आपतन बिंदु पर अभिलंब होना चाहिए, एक ही तल में होता है। तो जाकर के ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ये मान लीजिए इधर कोई माध्यम है, इधर कोई माध्यम ए है, इधर कोई माध्यम बी है। ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ये जो इंटरफेस है, सतह है जो दो माध्यम को अलग कर रही है, इसके जिस बिंदु पर ये आपतित किरण गिरती है उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। फिर ये प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और या तो अभिलंब की ओर झुकेगा या फिर अभिलंब से दूर भागेगा, तो यानी कि अपवर्तित होगा। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। ये सब एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का नियम है। तो ये स्टेटमेंट सही है।
आपतन और अपवर्तन कोण बराबर है। ये जो अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच के एंगल को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और ये जो अभिलंब है और ये जो अपवर्तित किरण है, इसके बीच के कोण को हम लोग अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये कहना कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक ही माध्यम में अलग अलग रंग के प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग अलग होगी, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत चुनना था तो सी हमारा राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, स्टेटमेंट सही है। बोरेक्स के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, या फिर धावन सोडा भी लिख करके आ सकता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, सही है, धावन सोडा के रूप में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है, यह गलत हो जाएगा। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए, यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, और एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा, है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो धोने के सोडे के उपयोग देखो, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, बोरेक्स के निर्माण में होता है, उसके बाद घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये सारे उपयोग के ऊपर आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसकी आकृति निश्चित है, जिसकी आकृति कैसी है? निश्चित है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिन्हें पक्षमाभिका यानी कि सिलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। एक कोशिकीय जीव है तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। जूं जो है बहुकोशिकीय जीव है, यूग्लिना है, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम है, ये सब एक कोशिकीय जीव है। ये तीनों के तीनों जो है एक कोशिकीय जीव है। इसमें जो पैरामीशियम है, आप उसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना है चप्पल के सोल की जैसी आकृति। पैरामीशियम की आकृति कैसी है? तो चप्पल के सोल की जैसी है। पैरामीशियम की आकृति कैसी है? चप्पल के सोल की जैसी है, स्लीपर के सोल की जैसी है। और पैरामीशियम में आपको सीलिया जो है देखने को मिलती है। पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने का जो है एक निश्चित स्थान होता है, जिसे ओरल ग्रूव कहा जाता है ना, ये ओरल ग्रूव कहा जाता है। अब मान लीजिए कि भोजन यहाँ पर है, पैरामीशियम को भोजन यहाँ पर देखा, तो इस भोजन को ना ये सीलिया धक्का मार मार के यहाँ पर भेज देगी, और फिर यहाँ से भोजन जो है बॉडी के अंदर, पैरामीशियम के बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक। तो ये जो निश्चित स्थान है जहाँ से पैरामीशियम के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, उससे हम लोग ओरल ग्रूव बोलते हैं। यहीं से भोजन को ग्रहण किया जाएगा। अगर भोजन यहाँ पर नहीं है तो सीलिया के द्वारा जो है धक्का मार मार के उस भोजन को इस ओरल ग्रूव के पास लेकर के आया जाएगा, ठीक है। भोजन को इसके पास भेजा जाएगा, ओरल ग्रूव के पास भेजा जाएगा सीलिया के मदद से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा। पैरामीशियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो यूग्लिना है ना, इसको कहा जाता है पादप और जंतु के बीच की संयोजक करी। पादप और जंतु के बीच की संयोजक करी, है ना, ये संयोजक करी है पादप और जंतु के बीच की संयोजक करी,
है ना, युगलीना को कहा जाता है। ये पादप और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, फिर वहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, थोड़ी बहुत ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो प्रकाश ऊर्जा, हम लोग बल्ब का इस्तेमाल प्रकाश के लिए मेनली करते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है FeSO4.7H2O, इसे हरा थोथा भी कहा जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद लास्ट में, एकदम से लास्ट में जाकर के आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसको हीट करने के बाद आपको मिलेगा Fe2O3 और मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में एक तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, हरा थोथा कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, हरा थोथा कहा जाता है। जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जन्म नियंत्रण यानी कि बर्थ कंट्रोल का जो सर्जिकल मेथड है, उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को और महिलाओं में अंड वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। पुरुष नसबंदी करा करके जन्म पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। महिलाओं का नसबंदी करा करके बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है? शुक्र वाहिकाओं को काट करके बांध दिया जाता है, और जो स्त्री नसबंदी है उसमें महिला के अंदर जो अंडवाहिनी नलिका है, जो डिम्ब वाहिनी नलिका है, फैलोपियन ट्यूब है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बहुत प्रभावी विधियां हैं। एक बार पुरुष अपना नसबंदी करवा ले, महिला अपना नसबंदी करा ले, फिर वो बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शुक्रवाहिका है, देखो काट करके बांध दिया गया, तो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, तो शुक्राणु यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। यहाँ देखो, ये फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया गया है, तो जो शुक्राणु है वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना, ये इधर ही रह जाएगा। तो वैसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टमी यानी कि महिला नसबंदी, राइट। तो गर्भ निरोध की अस्थायी विधि है। इन्हें बंदकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, नसबंदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए, सब कुछ मैंने समझा दिया है। वैसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी, जो ये शुक्र वाहिकाएं होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टमी यानी कि स्त्री नसबंदी, है ना, स्त्री नसबंदी, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, पुरुष जो है किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता है। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो? अच्छा, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो कैसी होती है? समानांतर होती है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो समानांतर होती है। ये मान लीजिए कि ध्रुव है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जाती है, मिलती कहाँ है या फिर अभिसरित कहाँ होती है? मुख्य फोकस पे। यही चीज आपसे कहा गया है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है, यानी जो मुख्य फोकस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता केंद्र 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह वक्रता केंद्र 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और
वक्रता केंद्र पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जो बिंब का साइज होता है उसी साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाना चाहिए 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात वक्रता केंद्र पर। तब जाकर के प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही समान साइज का बनेगा और वास्तविक उल्टा होगा। एक विलियन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल है। विलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो सांद्रता आप कैसे निकालेंगे? सांद्रता आप निकालेंगे, लिखेंगे आप विलय का आयतन, विलय का आयतन और बट्टे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन गुने में 100। परसेंटेज में आंसर आएगा। विलय का आयतन, विलय क्या है? विलय क्या है? देखो 120 ml पानी है जिसमें 40 ml अम्ल है, तो जिसका अमाउंट कम होता है वही विलय होता है। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा बट्टे में। नीचे में विलियन का आयतन आपको बताना है। विलियन का जो आयतन होता है वो बताने के लिए हम लोग विलय का आयतन और विलायक का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ेंगे। तो पानी जो है विलायक है और अम्ल जो है विलय है। तो विलियन का आयतन बनेगा विलायक का आयतन प्लस जो विलय है उसका आयतन, दोनों को जोड़ने पर। तो ये 40 बट्टे में ये हो जाएगा 160 गुने में 100। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 दही का 40, 4 चौके 16, 100 बट्टे में 4 यानी कि 25%। 25% जो है कंसंट्रेशन है, 25% जो है सांद्रता है, 25% सांद्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? यानी इनमें से कौन सा जीव परजीवी है? कौन सा जीव परजीवी है? तो आंसर है अमरबेल। अमरबेल, इसको इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे कस्क्यूटा बोलते हैं। ये जो है परजीवी पादप है। ये अमरबेल जो है ये परजीवी क्या है? पादप है। पादप भी परजीवी होते हैं। अमीबा जो है स्वतंत्र जीव है। ईस्ट और मशरूम, ये दोनों जो है कवक है। ये दोनों के दोनों कवक है और ये दोनों के दोनों जो है अपघटक है। अपघटक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मृतोपजीवी बोल सकते हैं, मृतोपजीवी बोल सकते हैं, यानी कि सेप्रोफाइट बोल सकते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी, जो अमरबेल है ये परजीवी पादप है। अमरबेल एक परजीवी पादप है। मशरूम और ईस्ट जो है मृतोपजीवी जीव है। अमीबा स्वतंत्र जीवी जीव है। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? ये आपके एग्जाम में 2018 में भी पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में, और 2024 में फिर से पूछा गया टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ये 6 गुने 10⁻24 किलोग्राम होता है और पृथ्वी की त्रिज्या ये 6400 किलोमीटर होता है। 6400 किलोमीटर लगभग में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तब ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि दो अभिकारक ए और बी आपस में अभिक्रिया करके दो उत्पाद सी और डी बना रहे हैं, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद का कुल द्रव्यमान। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो एक्स्ट्रा द्रव्यमान आया है और ना ही किसी द्रव्यमान का ह्रास हुआ है। तो हम बोलेंगे जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहा है, तो इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जो दिया था लेवोजियर ने। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता? अधिकांश प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। देखो कोशिका द्रव्य तो आपको सारे ही कोशिका के अंदर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। ठीक, कोशिका भित्ति भी आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलती है। राइबोसोम आपको हर कोशिका के अंदर देखने को मिलती है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। और कोशिका भित्ति आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर लगभग सारे ही कोशिका के अंदर आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, एक्सेप्ट जो जंतु कोशिका है। केंद्रक झिल्ली आपको केवल यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलते हैं। केंद्रक झिल्ली आपको केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से वस्तु अगर गिर रही है तो इसका मतलब वस्तु जो है वो मुक्त पतन में है, वस्तु मुक्त पतन में है, वस्तु जो है फ्री फॉल में है। वस्तु अगर फ्री फॉल में है, कोई वस्तु अगर फ्री फॉल में है, मान लीजिए फ्री फॉल में है, मान लीजिए वस्तु जो है फ्री फॉल में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के पास त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वस्तु त्वरित है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक समान वेग में है, क्योंकि एक समान वेग का मतलब त्वरण 0 है। और अगर वस्तु त्वरित है मतलब जो उसकी चाल है वो लगातार बढ़ रही है। हम जानते हैं वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आएगी जो उसकी स्पीड है लगातार बढ़ेगी, हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ जाएगी। तो एक समान चाल भी नहीं बोल सकते हैं, एक समान चाल नहीं हो तो एक समान वेग भी नहीं बोल सकते हैं, असमान त्वरित गति नहीं बोल सकते हैं। त्वरण जो है हमेशा वस्तु के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है, तो त्वरण जो है एक समान रहने वाला है, तो असमान त्वरण नहीं बोलेंगे। हाँ, एक समान त्वरित गति बोल सकते हैं कि इसी त्वरण के साथ वस्तु जो है वो नीचे की ओर आएगी जब वो मुक्त पतन में रहेगी। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? लोहे में हम जानते हैं कि जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, तो अब लोहा को जंग रहित बनाने के लिए, यानी लोहे में जंग ना लगे कभी भी, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोहे में मिला देते हैं निकल और क्रोमियम। ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, निकल और क्रोमियम। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, जिसमें कि जो लोहा है ये मेनली होता है ताकि इसको जंग से बचा, ताकि इसमें जंग ना लगे, इसलिए इसमें निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। निम्न चित्र में हिरण किस स्तर पर आएंगे? हिरण को आप कहाँ रखेंगे? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, यानी ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरा पोषी स्तर, ये चौथा पोषी स्तर। तो जो पहला पोषी स्तर होता है इसमें तो कौन आते हैं? इनमें आएंगे आपके हरे पादप, है ना, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, इनमें तो आपके ग्रीन प्लांट्स आएंगे। और क्या आएंगे इसमें बोल सकते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, ये सब आएंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हिरण फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करते हैं, लेकिन हिरण जो है शाकाहारी है। अगर हिरण शाकाहारी है तो हिरण जो है लेवल 2 में आएगा। जो दूसरा पोषी स्तर है उनमें हम लोग शाकाहारी को रखते हैं, जो तीसरा पोषी स्तर है इसमें हम लोग छोटे मांसाहारी को रखते हैं, और जो चौथा पोषी स्तर है इनमें हम लोग बड़े मांसाहारी को रखते हैं। हिरण के बारे में कहा गया है तो हिरण एक शाकाहारी जानवर है, हिरण जो है दूसरे पोषी स्तर पे आएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेवल 3 में छोटे मांसाहारी, लेवल 4 में बड़े मांसाहारी। दाब का मात्रक क्या है? दाब बराबर अभी आपने देखा था, आई थिंक पहला ही सवाल था, थ्रस्ट। दाब बराबर थ्रस्ट बट्टे में एरिया हो जाएगा। थ्रस्ट जो है बल है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, पास्कल नाम के वैज्ञानिक के सम्मान में। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 atm के बराबर है, और इस 1 atm दाब पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चारों तरफ तो है, गैसीय अवस्था में है, और हमारे चारों तरफ वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 atm के बराबर है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया गया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले दाब पर तो गैसीय अवस्था में है, और हम किसी गैस को ठोस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उसे ठंडा करना पड़ता है और दाब को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में है, इसके दाब को 1 atm तक कम कर दिया जाए, तो 1 atm पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो ये ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी ये सबलाइम जो है वो कर जाती है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सॉलिड CO2 है, ये सीधा जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, गैस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था प्राप्त जो है यहाँ पर कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, है ना, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ना। ठोस से द्रव अवस्था में ये
कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी सीधा गैस में, इसीलिए इसे ड्राई आइस कहा जाता है। यूजुअली जो आइस हम देखते हैं जो जल से बनता है, वो बर्फ जब पिघलती है तो फिर पानी बनता है, लेकिन यहाँ पर ये बर्फ जो है बिना पिघले, ये जो बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस शुष्क बर्फ बोलते हैं। ये जो शुष्क बर्फ है ये सीधा गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है और वस्तु को गीला जो है नहीं करती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डैश से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। ये सवाल जो है आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g के बराबर है। आप गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जो है जानते होंगे, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ m1 m2 जो है वस्तु का द्रव्यमान है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो है r। ये जो g है कैपिटल G, इसका मान जो है याद रखना है आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस मान को सबसे पहले बार हेनरी कैवेंडिश ने प्राप्त किया था। हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्राप्त किया था। और ये जो g है पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है, नियत है। स्पैचुला में नेप्थलीन को जलाने से डैश प्राप्त होता है, यानी एक चम्मच है और हम क्या करते हैं, चम्मच या चिमटी है उससे हम लोग नेफ्थलीन को जलाते हैं। नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल आपने देखा होगा, जो पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक जो वॉशरूम होता है, उसमें नेफ्थलीन की गोली का इस्तेमाल किया जाता है स्मेल को कम करने के लिए। उस नेफ्थलीन की गोली को अगर जलाया जाएगा तो ये नेफ्थलीन जो है सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जलेगा पीली ज्वाला के साथ, है ना, पीली ज्वाला के साथ। येलो फ्लेम प्लस ब्लैक सूट, लौ का रंग पीला होगा और काला धुआं उत्पन्न होगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा वो अपशिष्ट है जिनका अपघटन जीवाणु नहीं कर पाते हैं, अन्य मृत जीवी या फिर मृतोपजीवी जैसे कि कवक नहीं कर पाते हैं। तो जिन अपशिष्टों को जीवाणु, कवक, ये सारे जो अपघटक होते हैं अपघटित कर देते हैं, उन अपशिष्टों को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। तो इसमें जो प्लास्टिक है ये अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। इनका अपघटन जो है ये जीवाणु या फिर कवक नहीं कर पाएंगे, अपने एंजाइम की मदद से नहीं कर पाएंगे। इन सारे का अपघटन तो कर देंगे लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक जो है पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहेंगे, 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक ये प्लास्टिक जो है पर्यावरण में बने रह सकते हैं। लेकिन ये सारे तो अपघटित हो जाते हैं, इनका अपघटन जो है इनके द्वारा कर दिया जाता है। तो ए, बी, डी ये सारे जो है बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे और ये प्लास्टिक जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। तो जड़त्व जो है किसी वस्तु के अंदर वो गुण है, वो विशेषता है जिसके कारण वस्तु अपने विराम की अवस्था में या फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो मीथेन होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप देखते हैं अस्पतालों में दिया जाता है उसमें कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस जो है भरी होती है, कंप्रेस्ड होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस भरी होती है जो कि संपीड़ित होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो पदार्थ जब ठोस अवस्था में होते हैं तब उनके कणों के पास गतिज ऊर्जा कम होती है, द्रव अवस्था में होती है तब कणों के पास गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, और गैसीय अवस्था में है तो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और उनकी गति जो है वो अनियमित होती है, यानी गैस के कण जो है किसी भी डायरेक्शन में भागते हैं और फास्ट भागते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो अधिक होती है। कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। अगर गति तीव्र है यानी गतिज ऊर्जा अधिक है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, कहना गलत हो जाएगा। बिल्कुल संपीड़ित गैस होती है, जो ऑक्सीजन गैस भरी होती है वो संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड होती है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट है 30 सेंटीमीटर, अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन कितना है? देखो अवतल लेंस है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का जो आवर्धन है ना वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में होगा। 3 काट दो, -20 काट दो, 20 काट दो। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 है, वस्तु की ऊंचाई 30 है, तो 1/3 आप सूत्र से भी बना सकते हो। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, कॉनकेव लेंस के केस में भी यही चीज होगा और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी यही चीज होगा। सेम आप बोलेंगे। दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण और लेंस की बात करें तो अवतल लेंस। आवर्धन 0 से 1 के बीच में है। तो इसी के साथ सेट नंबर 6 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे ऐप पर जुड़ सकते हैं। ऐप पर हमारा रेलवे स्पेशल साइंस का ये बैच जो है, कोर्स जो है चल रहा है। तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आने वाले रेलवे के एग्जाम में साइंस को फोड़ने के लिए। अगर आप रेलवे के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस साइंस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, बिहार सीजीएल की तैयारी करते हैं, एसएससी है, दरोगा है, इन सारे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिए। साइंस फाउंडेशन कोर्स में जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है और काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। तो अगर आप रेलवे के अलावा इन सारे एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप साइंस फाउंडेशन वाले कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मजे के साथ पढ़िए। एक बार आपने यहाँ से पढ़ लिया, आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।